बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉमर्स लॉन्च। मेरा नाम बिलाल अफजल है और आज हम बात करेंगे दराज के बारे में। इसका सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं और इसके पोटेंशियल के बारे में बता दूं। पाकिस्तान में दराज सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे हम ई कॉमर्स पे हम अपनी चीज़ें लगा के और सेल कर सकते हैं। इसमें तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं, जिसमें से 30,000 के करीब वेरीफाइड सेलर्स हैं। डेली इसकी सेल अगर हम देखें तो 1 लाख से 2 लाख के करीब इसकी डेली सेल है। एवरेज बास्केट जो है वो 10,500 के करीब है और इस पे जो टोटल नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं वो 40 लाख से ऊपर हैं, जो डेली बेसिस पे बढ़ रही हैं। इसलिए इसमें काफ़ी पोटेंशियल है। जहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं तो हम भी इसमें रजिस्टर्ड होकर काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि दराज वर्क कैसे करता है। इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है आपने दराज पे रजिस्टर होना है। उसके बाद अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है। देन आपको ऑर्डर आएंगे, उन ऑर्डर को आपने देखना है और फुलफिलमेंट करनी है। और एंड पे आपने अपनी जो भी आपका कैश वगैरह होगा, जो भी आपका कैश बनेगा फाइनेंस में जाके वो रिसीव करना है। सबसे पहला स्टेप हम देख लेते हैं कि हमने दराज पे रजिस्टर कैसे होना है। हम दराज का पेज ओपन करेंगे और उसके ऊपर वाली बार पे सेल ऑन दराज का ऑप्शन आएगा। उस पर जाके हम रजिस्टर का ऑप्शन जो है वो चूज़ करेंगे। रजिस्ट्रेशन 2 तरह से हम कर सकते हैं, या तो पर्सनल अकाउंट बना सकते हैं या बिज़नेस अकाउंट बना सकते हैं। पर्सनल अकाउंट के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो आपका CNIC, उसकी फ्रंट और बैक की पिक्चर्स होनी चाहिए आपके पास। देन आपका मोबाइल नंबर एक हो जो इसी CNIC के ऊपर रजिस्टर्ड हो। फिर आपका बैंक अकाउंट जो उसी CNIC से रिलेटेड होना चाहिए और चेक की एक पिक्चर होनी चाहिए जो आपने अपलोड करनी है। देन एक वैलिड एड्रेस आपका होना चाहिए जहाँ पे आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस हो सके दराज की तरफ से। तो अगर आप बिज़नेस अकाउंट बना रहे हैं तो उस पर आपको चाहिए 2 एक्स्ट्रा चीज़ें। एक बिज़नेस का नाम आपका जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और दूसरा NTN नंबर। ये 2 चीज़ें जो हैं ये बिज़नेस अकाउंट के लिए ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू इजी है, स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह दूसरे अकाउंट वगैरह बनते हैं फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, उस तरह हम ये सारी चीज़ें अपलोड करके तो इजीली हम अपना रजिस्टर्ड कर सकते हैं दराज पे अपना अकाउंट। उसके बाद जो हमने पहला स्टेप करना है वो हमने पैकेजिंग मटेरियल जो है वो बाय करना है, ताकि जो भी हमने चीज़ें वगैरह जो भी हमने लिस्टिंग लगानी है उसके अकॉर्डिंग हमें आइडिया तो पहले ही होता है कि हमने क्या चीज़ लगानी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पैकेजेस मटेरियल जो है वो दराज पे ऑर्डर करके, वो ऑर्डर कैसे करेंगे, दराज पे ही जाके सर्च करेंगे पैकेजेस मटेरियल को और वहाँ से ही अपने अकाउंट से उसको ऑर्डर करके तो अपने एड्रेस पे मंगवा लेंगे। पैकेजेस मटेरियल जब आ जाएगा तो उसके बाद हम दराज की हेल्पलाइन पे उनको बताएंगे कि हमारा पैकेजिंग मटेरियल आ गया, तो वो हमारा अकाउंट जो है वो जल्दी एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोडक्ट लिस्टिंग का। हमने प्रोडक्ट हंटिंग की, हमने सेलेक्ट की प्रोडक्ट्स के हमने कौन सी बेचनी है। प्रोडक्ट हंटिंग एक वास्ट टर्मिनोलॉजी है, वास्ट एक एरिया है। प्रोडक्ट हंटिंग में हम देखते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट हमें सूटेबल रहेंगी, कौन सी जिनमें मार्केट गैप है, जो प्रॉब्लम सोल्यूशन भी हैं। इस तरह की चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद उनकी सोर्सिंग करते हैं। सोर्सिंग के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। हम चाइना में अलीबाबा से कर सकते हैं, हम लोकल भी कर सकते हैं, लाहौर की डिफरेंट मार्केट से, होलसेलर से भी ले सकते हैं। सोर्सिंग का बेसिक पर्पस ये है कि हम अपनी कॉस्ट को मीट कर सकें और हम अपना प्रॉफिट कमा सकें एक सर्टन सेलिंग प्राइस रख के। तो हमने हंटिंग कर ली, देन सोर्सिंग कर ली। उसके बाद हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है। प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए हमें दराज सेलर सेंटर पे जाना पड़ेगा। ये एक अलग से पेज होता है। उसमें सबसे पहली जो ऑप्शन आती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की। प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, ऐड प्रोडक्ट और एडेड प्रोडक्ट। उसमें हम न्यू ऐड प्रोडक्ट में जाके हम कोई भी अपनी जो प्रोडक्ट है उसको लिस्ट कर सकते हैं। वो भी बड़ा सिंपल तरीका है। एक पेज ओपन होता है जिसके थ्रू हम सारा स्टेप बाय स्टेप हम अपना करके तो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो सबसे बेसिक चीज़ आती है वो उसका कीवर्ड है। कीवर्ड हमने इस तरह से सिलेक्ट करना है कि वो प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करे डिफरेंट एंगल के साथ, और जो कस्टमर हमें जो सर्च कर रहा है उसके लिए भी इजी हो कि वो अपनी रिक्वायर्ड चीज़ के ऊपर इजीली पहुंच सके। तो इस तरह का हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग में प्रोडक्ट का नाम उस तरह का हमने रखना है।
देन उसके बाद हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि हमारी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आ रही है। ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अगर हम मोबाइल को सिलेक्ट कर रहे हैं, लिस्टिंग कर रहे हैं, तो हमें मोबाइल की ही कैटेगरी में उसको रजिस्टर्ड करना है, ना कि हम क्लोथिंग में या किसी और कैटेगरी में रजिस्टर कर दें। उसके बाद डिफरेंट उसकी चीज़ें आती हैं, आप डिटेल में हम उसको बाद में सेशन कर लेंगे, लेकिन बड़ा इजी स्टेप है। उसको सारी स्पेसिफिकेशन जो जो रिक्वायरमेंट होगी उस पेज पे वो आपने डिस्क्रिप्शन उसकी लिखनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल लिखनी है, अगर उसमें डिफरेंट कलर्स हैं तो वो कलर्स ऐड करने हैं। देन इमेजेस आपने अपलोड करने हैं। इमेजेस का फॉर्मेट बड़ा ज़रूरी है। एक तो इमेज क्लियर होनी चाहिए, उसका बैकग्राउंड कोशिश करेंगे वाइट हो ताकि प्रोडक्ट हाईलाइट हो बजाय कि उसका इन्वायरमेंट हाईलाइट होने के। तो दूसरी चीज़ ये अपने मद्देनज़र रखती है इमेजेस अपलोड करते वक्त कि जो पहला आप इमेज अपलोड करेंगे वो आपका फेस इमेज बन जाएगा, हाईलाइटेड इमेज बन जाएगा। तो पहला इमेज वो वाला अपलोड करें जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं या उसके डिफरेंट फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आपने टोटल 6 इमेज अपलोड करने हैं, डिफरेंट एंगल से कर दें, बैक साइड से कर दें, फ्रंट साइड से कर दें, डिफरेंट कलर्स के कर दें, लेकिन पहला इमेज वो करें जो आपकी प्रोडक्ट को हाईलाइट करे। देन आपने उसकी प्राइसिंग पे जाना है, उसी पेज पे प्राइस आपने डिसाइड करनी है। अगर आप कोई प्रमोशन दे रहे हैं तो उसको आपने डिस्क्राइब कर देना है कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें करके आपने उसको सेव कर देना है और वो आपका अप्रूवल के लिए चला जाएगा, जो होप्स हो कि 24 आवर्स में या मैक्सिमम 2 डेज़ में आपको अप्रूव करके, अगर उनकी दराज की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन हो तो वो आपको फीडबैक दे देते हैं, अदरवाइज़ वो अप्रूव करके तो आपकी लिस्टिंग के अंदर शामिल कर देते हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग में शामिल हो गई, देन आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ऑर्डर फुलफिलमेंट का आता है। आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, वो दराज पे आपकी शॉप के ऊपर डिस्प्ले हो गई, उसके बाद आपको ऑर्डर आए और आपने उसको कैसे फुलफिलमेंट करनी है ये हम आप आगे देखते हैं। 2 प्रोसेस हैं ऑर्डर फुलफिलमेंट करने के, फुलफिलमेंट बाय दराज और फुलफिलमेंट बाय सेलर। दराज में हम ये करते हैं कि हम दराज के वेयर हाउस में अपनी चीज़ें भेज देते हैं। उसका प्रोसेस ये है कि हम दराज सेलर सेंटर में जाएंगे और यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट के साथ हम दराज फुलफिलमेंट बाय दराज के ऑप्शन को सिलेक्ट करके वहाँ पे एक फॉर्म फिल करेंगे और उनको सारी अपनी डिटेल बताएंगे और उनसे एक अपॉइंटमेंट के तरीके से, यानी कि वो हमसे कब पिक करें उस तरह का एक फॉर्म होता है, वो फिल करके हम अपनी आइटम उनके वेयर हाउस में भिजवा देंगे। इसका फ़ायदा ये होता है फुलफिलमेंट बाय दराज का कि एक तो सारी पैकेजिंग की और डिलीवरी की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो दराज अपने ऊपर ले लेता है। जो भी ऑर्डर आता है उसको जल्दी से पैक करके उसकी शिपमेंट करनी और उसको इन टाइम प्रोसेस करना, ये सारा दराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। थोड़ी सी बड़ी नॉमिनल सी इसकी फ़ीस होती है, पहले 60 डेज़ तो बिल्कुल फ्री हैं, उसके बाद पर क्यूबिक फिट के हिसाब से दराज हमसे 60 रुपये के हिसाब से चार्ज करता है। 60 to 90 डेज़ डिफरेंट है, फिर 90 to 120 डेज़ वो 120 रुपीज़ हो जाते हैं। इस तरह करके मतलब बिल्कुल थोड़ी फ़ीस है, लेकिन हम अपनी पैकेजिंग की टाइम को बचा सकते हैं, हम अपनी लेट डिलीवरी के इश्यूज़ को बचा सकते हैं। इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ जो हैं वो फुलफिलमेंट बाय दराज के चैनल को सिलेक्ट करके हम यहाँ से टाइम भी बचा सकते हैं और दूसरी कस्टमर सर्विसेज भी हम बेहतर कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है फुलफिलमेंट बाय सेलर। उसमें यह है कि जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा, आपने उसको पैकेजिंग मटेरियल आपने पहले लिया हुआ है, उसको ऑर्डर को आपने पैक करना है, उस पर कस्टमर का बाहर का एड्रेस वगैरह सारा प्रिंट करना है, उस पैकेजिंग मटेरियल के अंदर डालना है और फिर जितने भी ऑर्डर उस दिन के होंगे वो आपने नियरेस्ट सिलेक्शन सेंटर जो दराज का होता है वहाँ पे जाके आपने ड्रॉप करके आना है। ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें थोड़ा डिले भी होता है, आपका भी थोड़ा वर्किंग ज़्यादा हो जाती है कि आप एक एक पीस को एक एक ऑर्डर को पैक करके तो फिर आप वहाँ पे दे के आते हो। लेकिन दोनों तरीके चल रहे हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। ऑर्डर फुलफिलमेंट होगी, देन उसके बाद अगला स्टेप आता है कि आपने कैलकुलेशन जो की हुई है अपनी सारी प्रॉफिट की और अपने सारे फाइनेंस की ऑर्डरिंग के हिसाब से, वो आपको पेमेंट आती है फाइनेंस में जाके दराज सेलर सेंटर में। आपको फाइनेंस में जाके आपका सारा क्रेडिट का डिटेल आ जाती है कि आपका एक सर्टन पीरियड के अकॉर्डिंग आपका कितना सेल हुई है, आपके कितने चार्जेस लगे हैं और आपका कितना प्रॉफिट है। सारी डिटेल उसके अंदर होती है। जो डिडक्शंस वगैरह होती हैं वो भी सारे उसके अंदर होता है। जो बेसिक डिडक्शन होती है वो दराज की फ़ीस है। 3 किस्म की फ़ीस दराज जो है वो डिडक्ट करता है। एक कमीशन फ़ीस है, एक पेमेंट फ़ीस है और एक शिपिंग फ़ीस है।
कमीशन फ़ीस हर कैटेगरी की डिफरेंट होती है, जिस कैटेगरी की आइटम होगी उस कैटेगरी की वो कमीशन फ़ीस जो है वो डिडक्ट की जाएगी। फॉर एग्जांपल क्लोथिंग की 17% है, बाकी की 15%, अगर सर्विसेज की देखी जाए तो वो 2% है। हर कैटेगरी की डिफरेंट कमीशन फ़ीस है। देन शिपिंग फ़ीस है। शिपिंग फ़ीस का मतलब जो दराज शिप कर रहा है आपकी चीज़ को कस्टमर को या बायर को पहुंचा रहा है, तो वो शिपिंग फ़ीस एक सर्टन जो है वो आपसे चार्ज करता है। पेमेंट फ़ीस है, जब आपका ऑर्डर गया बायर के पास, उसने पेमेंट की दराज के जो कंसर्न बंदा है उसको, तो उसने जो आपकी पेमेंट को वहाँ से रिसीव किया और देन आपके अकाउंट तक लेके आना है, तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए दराज हमसे सर्टन फ़ीस चार्ज करता है, जिसको हम पेमेंट फ़ीस कहते हैं। देन ये वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये हर कैटेगरी का डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद, इसमें से डिफरेंस करने के बाद दराज आपको आपका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करके बताता है। आप अपना खुद भी सेपरेट भी इसको कैलकुलेट करके तो कंपैरिजन कर सकते हैं कि दराज की कैलकुलेशन अगर कोई रिटर्न्स की या अदर चार्जेस ना हो तो वो आपकी सेम आनी चाहिए। इस तरह कर कुछ डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जो दराज अपने बायर्स के लिए और सेलर्स के लिए रखता है, जिसमें सेलर को स्पेशली मद्देनज़र रखनी चाहिए। कुछ पॉलिसीज़ जो हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना बिज़नेस जो है वो अच्छा रन कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो प्रोहिबिटेड हैं वो आप ना लगाएं दराज पे, लाइक वेपन्स हैं या अल्कोहल वगैरह, इस तरह की चीज़ें। कस्टमर सर्विसेज को बड़ा प्रेफर किया जाता है दराज पे। अगर आपके कस्टमर ने आपसे कोई क्यूरी की है तो आपका रिस्पॉन्स टाइम वो भी आपकी रैंकिंग को बढ़ाता है। आपकी चैट को, आपने जितनी चैट आई है उस पर आपने कितने रिप्लाईज़ किए हैं, आपने कस्टमर के साथ कैसा रिलेशन बिल्डअप किया है, ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं आपके अकाउंट को और आपकी शॉप को रैंक करने के लिए। तो ये बेसिक एक ओवरव्यू था दराज के बारे में। तो इसके अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चंस वगैरह हों तो कोई भी चाहे दराज में आके सेल करना चाहे रजिस्टर हो सकता है, उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो नहीं है जिसकी वजह से कोई मुश्किल पेश है? यानी कि अगर मैं चाहता हूँ आके सेल करना तो CNIC आपने बताया, बैंक स्टेटमेंट आपने दिया, बैंक अकाउंट होना चाहिए, मोबाइल नंबर, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई भी आके सेल कर सकता है? बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये है। उसके बाद आपने अपनी वर्किंग करनी है कि आप प्रॉफिट में आके उसको जो भी आपने कैलकुलेशन करनी है कर कोई भी सकता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किसी प्रोफेशनल के लिए या किसी सूबे के बंदे के लिए, या कोई भी आके उसको कर सकता है। अकाउंट मैंने बनाना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी? उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, लेकिन दो जो एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, आपका बिजनेस नेम, ब्रांड नेम आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपकी NTN को रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। पर्सनल और बिजनेस में क्या डिफरेंस है? पर्सनल में आप सिर्फ एक लिमिटेड लेवल पे बिज़नेस कर सकते हैं, लिमिटेड आप चीज़ें बेच सकते हैं। बिज़नेस लेवल पे आप उसको ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं, ज़्यादा आपको बड़े प्लेटफॉर्म पे आप बिज़नेस चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की फीस भी होती है? रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल है, इसकी बिज़नेस अकाउंट की फ़ीस है जो सर्टन एक है उसमें। इंडिविजुअल फ्री है? इंडिविजुअल फ्री है। और जो अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने कोई भी, आपने जैसे बताया था कि कोई प्रोडक्ट आपने बेचनी है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को, आइटम उसकी लिस्टिंग करनी पड़ेगी उसकी कंसर्न कैटेगरी में। कोई भी कैटेगरी की आइटम मैं लिस्ट कर सकता हूँ? ये आपने वर्किंग करनी है कि आप कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में उसको लिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मुझे कोई भी आइटम मिल जाता है, मोबाइल फ़ोन मिल जाता है, प्रॉफिटेबल है, हाँ, उसमें सर्टन चीज़ें हैं, लाइक अगर उसमें हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, लाइक अगर कुछ ब्रांड्स ने अपना वो ट्रेडमार्क किया हुआ है या अपनी वो रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है तो उन चीज़ों को आप रजिस्टर नहीं कर सकते। ये दराज ने ओपनली अपने पेज पे भी बताया हुआ है सर्टन चीज़ें। कोई और रिस्ट्रिक्शन है? कुछ बिज़नेस जो या कुछ शॉपकीपर्स भी ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं ताकि कोई और उस कंपटीशन में ना आ सके, तो उसके लिए ब्रांड वाला कॉन्सेप्ट। इसके अलावा तो कोई और रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे दराज मना करता हो कि यार ये आप अभी इस चीज़ को बेचने के लिए एलिजिबल नहीं है? नहीं, उसमें कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, उसके अलावा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। नहीं, इसमें कैटेगरी का भी तो कॉन्सेप्ट होता है ना कि आपको अपने लिए कैटेगरी अनगेट करनी है। नहीं, कैटेगरी ओपन है, आप जिस मर्जी कैटेगरी में कर सकते हैं। मैंने एज एन इंडिविजुअल अपना अकाउंट अगर क्रिएट किया है पहले
तो मैं कोई भी आइटम हो इलेक्ट्रॉनिक्स का या कोई भी आइटम हो किसी भी कैटेगरी का, मैं अगर मुझे प्रॉफिटेबल है मैं उसको लिस्ट कर सकता हूँ और मैं उसको बेच सकता हूँ। आप ये कहना चाह रहे जी बिल्कुल ऐसे। हैं। लेकिन मेरे लेकिन वो ब्रांडेड नहीं होगा ना। वो तो हमारी पहले डिस्कशन होगी कि ब्रांड्स या किसी अगर आपका अपना ब्रांड की चीज होगी, अगर आपने अपने ब्रांड के नाम से इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया या कोई भी जीरो नेम से आप कर रहे हैं कोई नई चीज तो है, बेच सकते हैं। आप बेच सकते हैं, लेकिन ब्रांडेड नहीं होना चाहिए। ऑडियोनिक का स्पीकर आप लिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ऑडियोनिक वाले बेच रहे हैं वो। अगर आप स्पीकर लिस्ट करना चाहें और बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, नो इशू, बट वो स्पीकर के ऊपर कोई ब्रांड का नाम नहीं होगा। तो फिलहाल आपका क्या नॉलेज है? नहीं, जो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक है डिवाइस मतलब वो मना की जी मना की गई है। वो नहीं अपना एयरपोर्ट भी नहीं बेचते, इसके लिए सिर्फ हमें लेटर हेड चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। ठीक है। अब फिर उन्होंने भी दराज में भी अमेज़न की तरह अपना कुछ कैटेगरीज गेट कर दी हैं। हाँ जी। मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं थी इसके नहीं, बारे में। ये मेरी इसके साथ डिस्कस हो रही थी 2-3 दिन हाँ। पहले, इसने मुझे ये बात बताई थी कि ऐसा है। आप इसको अपना रिव्यू कर लेना कि अपना दराज में भी अमेज़न की तरह जो हाई सेलिंग कैटेगरीज हैं या जिनके अंदर सिर्फ ब्रांड्स ही बेचते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या कुछ ग्रोसरीज हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ना, या ब्यूटी आइटम्स हो गई, इनके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है। तो इसको भी आप अपना सारों के साथ शेयर करना। अच्छा, इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से बताओ कि अपना जो हम लोग, एक तो फीस नहीं होती, बिजनेस अकाउंट हो या इंडिविजुअल हो तो उसकी फीस नहीं है, दराज की कोई फीस नहीं है। दराज ने आपसे अपना कमीशन लेना है, कमीशन की मद में दराज ने अपनी फीस ले लेनी है। एक तो ये अपडेट है, और दूसरा ये कि प्रॉफिटेबिलिटी के बारे से बताओ कि हम प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कैसे कर सकते हैं, और अपना जो है ना उसके अंदर सोर्सिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से बताओ। और क्या आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए दराज के ऊपर बेचने के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या परसेंटेज होनी चाहिए, मार्केटिंग की क्या परसेंटेज होनी चाहिए, और मार्केटिंग के चैनल्स क्या क्या होने चाहिए, और दराज की क्या परसेंटेज होती है जो कि दराज की फीसिस और फ्लायर्स वगैरह की मद में होता है, और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्या प्रॉफिट मिलेगा। ये एस्पेक्ट थोड़ा सा कवर करें। बेसिकली ये जो चीज़ें ना, ये हम इसको कांस्टेंट ही कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि कमीशन भी कांस्टेंट है, वो हर कैटेगरी पे लगने है, पेमेंट फ़ीस भी है, उसमें शिपिंग फ़ीस भी है और वैट भी है। थोड़ा बहुत तो डिफरेंस उसमें आता है कैटेगरी के हवाले से, लेकिन इसको ये हर आइटम में ये रहेंगी चीज़ें ऐड रहेंगी, कोई भी इसमें माइनस नहीं हो सकती। इसको अगर हम एवरेज देखें तो ये निकलती है कोई 25-26% एवरेज अगर हम देखें सब कैटेगरीज़ का। तो इसको हम अगर 25% को हम कांस्टेंट रखें तो हमें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 100 किसी की सेलिंग प्राइस है तो 25% तो उसमें से पहले ही इसकी ये कमीशन वगैरह और ये वाली चीज़ें निकल जानी हैं। अगर ये हमने सेलिंग प्राइस रखी, देन उसकी कॉस्ट प्राइस अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 50 आती है तो इसमें से ये 50 और ये वाली चीज़ 25%। इसमें से हम बाद में डिसाइड करते हैं कि हमने मार्केटिंग में कुछ लगाना है या हमने फ्री गिफ्ट्स देने हैं लोगों को। बट कॉस्ट प्राइस अगर 50 है तो जो है ना ये कोई अच्छी कॉस्ट प्राइस है, आपको क्या लगता है? अच्छी नहीं है, लेकिन ये कैलकुलेशन के लिए एक जस्ट एग्जांपल दी है। अगर ये 25 है, इसमें से 5% अगर हम मार्केटिंग में लगा देते हैं या 5% हम FOC में लगा देते हैं तो बाकी पीछे 15% सिर्फ हमारा मार्जिन बचता है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस को नीचे करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि जो ये 50 की कॉस्ट प्राइस है अपना फिलहाल, ये तो अपना जो है ना 50 के बाद आपके पास बचा क्या 50, ठीक है, इसके अंदर से आपने दे दिया 25 रुपीज़, ठीक है, 50 रुपये का आपने एक प्रोडक्ट ले लिया और आपने 25 रुपये आपने दराज की फीस दे दी, ठीक है, तो पीछे आपके पास क्या बचा 25 रुपये, बैलेंस बचा 25। अब इस 25 के अंदर आपको क्या लगता है कि आपने मार्केटिंग नहीं करनी? 25 की तो या 30 की तो आप मार्केटिंग ही कर लोगे, और अगर आप जीरो मार्केटिंग करोगे तो आपका 25 प्रॉफिट है। तो आइडियल कॉम्बिनेशन आपको नहीं लगता कि क्या ये होना चाहिए कि आप 25 रुपये का प्रोडक्ट ले लो, 25 रुपये की जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हो, ठीक है,
और 25% में 25 रुपये की आपको फीस दराज की पड़ेगी। फीस पड़ जाए, ठीक है, और ये 50 हो गया। तो फिर मार्केटिंग के लिए लगा मार्केटिंग के लिए आप 25 रुपये रख लो, लेट सपोज, ठीक है, मार्केटिंग बजट, तो ये हो गया 75। तो आपको 25 रुपये जो है ना एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट की मद में बच जाए। और इस मार्केटिंग के अंदर आप प्रॉक्सी मार्केटिंग कर लो, जिसमें आपकी सुपर यूआरएल वगैरह की मार्केटिंग होती है, ऐसे ही है। जी। और साथ में आप फेसबुक एड्स वगैरह चला लो, फेसबुक एड्स, ठीक है। तो इससे आपको जो है ना एक आइडियल कॉम्बिनेशन समझने के अंदर मदद मिल सकती है। तो क्या कि आपकी जो कॉस्ट है वो 25% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम हो तो अच्छा है। इससे कम हो अच्छा है। अगर 25% से ऊपर होगी तो उतना ही आपका प्रॉफिट हिट होता जाएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट रहनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जितना इससे ऊपर होगी तो आपको समझ लो मार्केटिंग के अंदर मार्जिन जो है ना आपका वो कम होता जाएगा। आपका सुकड़ता जाएगा कि आप मार्केटिंग नहीं उसके अंदर अच्छी खुल के कर सकते। जब मार्केटिंग नहीं कर सकते तो जो दिखता है वो बिकता है, तो जो आप दिखा नहीं पाओगे तो आप उसको बेच कैसे पाओगे? जब बेच नहीं पाओगे तो ये वाला जो प्रॉफिट जो हमने लिखा है ये तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप बताओ अपना, मुझे कौन बताएगा, रईस अहमद भट्ट बताएगा कि अपना जो है ना हमको क्या इंटरेस्ट है रईस, इसके अंदर क्या मसला है? अगर हम लोगों ने ये जैसे कि हमने डिस्कस किया कि हमने कोई आइडियल कॉम्बिनेशन रख लिया किसी प्रोडक्ट में, तो हम लोग क्या ये अचीव कर लेंगे या ये बहुत ज़्यादा आइडियल बात कर दी है हमने? पाकिस्तान के हवाले से बताएं जहाँ पे 20-25 करोड़ की अवाम है और जो कोरोना से पहले 10% अवाम जो है ना वो ई कॉमर्स से शॉपिंग करती थी, आज कोई 30% करती है और ये तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स बड़े अच्छे हैं, लोगों को अभी सेल्स का नहीं पता, सेल प्राइसेस का नहीं पता, नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्रेंड्स आ रहे हैं नए से नए। तो क्या हम पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू यूएसए और यूके क्या ये आइडियल कॉम्बिनेशन अचीव कर सकते हैं? और करें तो क्या हम लोग अपना जो है ना लॉन्गर रन के अंदर इसको सस्टेन भी कर सकते हैं? क्या कहते हैं? इसमें ये है कि जो वो प्रोडक्ट्स जिनमें सैचुरेशन नहीं है, जो बिल्कुल न्यू है, एक आधी लिस्टिंग है वो नहीं है, उसमें आप ये आइडियल कॉम्बिनेशन कर सकते हो कि आप 25 का लेके 100 का बेच लो। लेकिन अगर आप पहले से सैचुरेटेड मार्केट की कोई प्रोडक्ट लेके करोगे तो उसमें आप 25 का लेके 100 का नहीं बेच सकोगे, आप कंपेटिटिव नहीं रहोगे, क्योंकि लोग जो है वही चीज़ 50 की तो इससे इसकी बात से पता लगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी बड़ी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। एमपीएल के लिए, माइक्रो प्राइवेट लेवल के लिए क्या होनी चाहिए कि आप कंपेटिटिव मार्केट के अंदर नहीं जा रहे हो। आपने हमेशा जो है ना ब्लू एरियाज ढूंढने हैं जहाँ पर बिल्कुल नई मछलियाँ हों और अपना जो है ना हंटेड ना हो एरिया और कंपटीशन ना हो, तो आप उन एरियाज में जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि सेल्स ट्रेंड्स अच्छे होंगे, तो हम लोग कर सकेंगे। अच्छा, दूसरी स्ट्रेटजी रईस क्या हो सकती है कि हम लोग दराज की बजाय हम लोग इस फीस को भी कम कर सकते हैं। दराज की फीस को उसको कम करने के लिए हम लोग शॉपिफाई और वर्डप्रेस का सहारा ले सकते हैं और उसके अंदर हम लोग फेसबुक एड्स वगैरह चलेंगे। तो वो क्या इफेक्टिव स्ट्रेटजी होगी पैरेलल, इसको भी पाकिस्तान में चलाने के बारे से क्या कहते हो इसके बारे में प्लीज? कर सकते हैं आप। उसमें आप एक तो ये कि आपकी मोनोपोली आपका स्टोर है तो आप जितने की मर्जी बेचो, और दूसरा उसमें आपको दराज का कमीशन भी नहीं देना, ऑब्वियसली। तो आप कर सकते हैं ये। पर ऑब्वियसली आपको उसमें फेसबुक पे अच्छी महारत चाहिए, इंस्टाग्राम पे मेनली, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ये चीज़ें काफ़ी टूल्स बड़े इन हो रहे हैं। तो मुझे ये बताओ अपना, जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया ये सारा मॉडल, ये सारा कैनवस, तो हम लोगों को क्या हिंड्रेंस है? अगर मैं पूछूं, मैं आपसे पूछूं बिलाल अफजल वाला से कि क्या हिंड्रेंस है जब एक बंदे ने ये सारा कैनवस जो है ना थ्योरेटिकली समझा, तो क्या व्हाट इज द मेन हिंड्रेंस? जैसे कल हम लोग बॉटलनेक्स की बात कर रहे थे कि K2 की चोटी के ऊपर अगर एक बंदे ने पहुंचना है, ये K2 की चोटी है, तो उसके ऊपर एक बॉटलनेक 2 है, एक बॉटलनेक 1 है। ज़्यादातर बंदे जो है ना बॉटलनेक 1 के ऊपर ही जाके K2 के ऊपर चढ़ने का फैसला लोग कम करते हैं, लेकिन जो कर लें उनकी डिवीजन कुछ इस तरह की होती है कि बॉटलनेक 1 पे काफ़ी
फंस के वापस आ जाते हैं या मर के आते ही नहीं हैं। और कुछ लोग होते हैं बॉटलनेक 2 के ऊपर चढ़ते हैं और मर जाते हैं या फंस के वापस आ जाते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस पॉइंट पे पहुंचते हैं और यहाँ पे झंडा लहराते हैं पाकिस्तान का या अपने मुल्क का। तो क्या इंटरेस्ट है अपना बिलाल अफजल वाला कि जब आपने इस सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया थ्योरेटिकली, तो जैसे अफसान भाई भी कह रहे थे कि आप किसी कैटेगरी को कर सकते हो, आप टेस्ट कर सकते हो और आप सेलिंग कर सकते हो। व्हाट इज द हिंड्रेंस, क्या है? मेरे ख्याल से इसमें 2 हिंड्रेंस हैं। एक तो आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो बड़ी मैटर करती है। सिलेक्शन, उसमें डिमांड है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है, लोगों को चीज़ वो चाहिए। क्या हिंड्रेंस है? हंटिंग बेसिकली। हंटिंग, ठीक है। हंटिंग ना होने के पीछे क्या हिंड्रेंस है? क्या वजह है कि हम लोग नहीं कर पाते या आप नहीं कर पा रहे? मिसाल दे रहे हो या मैं नहीं कर पा रहा। सोर्सिंग दूसरे मेरे ख्याल से स्टेप पे आती है। सोर्सिंग के पीछे क्या वजह है कि हम लोग नहीं कर पा रहे? हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, लिंक्स उस हिसाब से अभी नहीं डेवलप हुए जिस तरह से स्किल्स एक होनी चाहिए कि एक चीज़ को निकालना। स्किल्स या एक्सपीरियंस कैसे डेवलप होगा? ये बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस में जाके ही होगा, जितना हम उसको एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को। जब तक आप उसको करोगे नहीं और इस डर से निकलोगे नहीं कि अपना जो है ना आपको नुकसान हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हो सकती है इस सारे प्रोसेस को समझने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है। ऐसा नुकसान होगा आपको, ऐसा नुकसान होगा कि आप जो है ना ज़मीन पर बिल्कुल लेट जाएंगे, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से लेट जाएंगे लेकिन मरेंगे नहीं, नब्ज़ आपकी चल रही होगी, आपके पैसे डूब जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कि नाम है आपको ये हो सकता है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक आ सकता है इसकी वजह से, आप मर भी सकते हो, मतलब शॉक बेयरिंग की हर एक की डिफरेंट कैपेसिटी होती है। बट द पॉइंट इज दैट क्या हमको अल्लाह ताला ने इस सब चीज़ों को बेयर करने की सलाहियत काबिलियत दी है कि नहीं दी? क्या हमने इस सारे सर्कल को हमने थ्योरेटिकली समझना है और एक्सप्लोर करना है, और जब हमने इस थ्योरेटिकली समझना है और एक्सप्लोर करना है तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली करने के पीछे क्या इंटरेस्ट है? मेरी नज़र में वन प्रोडक्ट फार्मूला होना चाहिए कि यार यू चूज वन प्रोडक्ट, लोकल सोर्सिंग स्टार्ट, लोकल सोर्सिंग से आप स्टार्ट कर दो, ठीक है, शालनी से पकड़ लो, किसी लोकल मैन्युफैक्चरर से पकड़ लो, किसी होलसेलर से पकड़ लो, 100 चीज़ें हैं, और उस प्रोडक्ट के अंदर आप घुस जाओ, इस फार्मूले को नियर अबाउट करो, आपकी कॉस्ट प्राइस जब लोकल सोर्सिंग करोगे देयर इज अ चांस अगर मैन्युफैक्चरर के पास नहीं होगी तो आपकी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, आपका मार्जिन कम होगा, बट आप ये स्टेप कर रहे होगे, आपको ये पता होगा कि ये मैंने कैसे निकालना है। 25 की चीज़ नहीं ले रहे होगे आप, हो सकता है 40 की चीज़ ले रहे हो, 45 की ले रहे हो, 45 की लेके आप 100 रुपये की बेच रहे होगे। जब आप बेच रहे होगे आप उसकी मार्केटिंग कर रहे होगे, आपको एक एक्सपीरियंस आ रहा होगा और फिर आप इनेबल हो जाओगे कि आप लोकल से एक्सपोर्ट सोर्सिंग कर सको, जिसके अंदर आप शायद बेहतर हो जाओ शिपिंग डाल के और शायद उससे भी वर्ष चले जाओ। द पॉइंट इज दैट कि जब तक आप करोगे नहीं आपको ये डलमास का पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ पे जाना है। तो क्या हम लोग आज की डेट के अंदर ये ज्यूम ना करें कि इस सारे मॉडल को एक बंदा जो समझता है, मैं समझता हूँ, तो मैं एक प्रोडक्ट वो जैसे कहते हैं ना, नाना पाटेकर कहता था, क्या कहता था, साला एक मच्छर इंसान को क्या कर देता है, हिजड़ा। तो एक प्रोडक्ट आपको हिजड़ा भी कर सकता है, नो डाउट, बट एक प्रोडक्ट आपको जहबदोश भी कर सकता है। तो व्हाई नॉट गो फॉर दैट वन प्रोडक्ट? जाना चाहिए आपको, बिल्कुल कि नाम एक प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए। जी, तो कब जा रहे हैं आप एक प्रोडक्ट के लिए? कल से इंशाल्लाह। एक प्रोडक्ट को आप वगैरह एक प्रोडक्ट को आप लिस्ट करोगे, आप अपना उसकी सोर्सिंग करोगे, आप उसकी पूरे इस प्रोसेस से, प्रैक्टिकल प्रोसेस से गुजरोगे, तो आप अपना जो है ना डेफिनेटली इस मॉडल को बेहतर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दिस ऑल थिंग इज अ थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल नॉलेज। और इससे कम नॉलेज हो आपके पास बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज हो, दैट मैटर्स 1000 times more than this theoretical knowledge. You are getting my point? Yes. The whole agenda of this exercise, the whole agenda of this
training or session or whatever it is to gain more and more practical knowledge. तो भाट साहब आपकी नज़र में क्या है? अगेन कोई एक मोटी सी हिंट्रेस बता दें। डर है सबसे बड़ा इंटरेस्ट डर ही है। हम जैसे बहुत सारे लोग दराज, जैसे मेरे क्वेश्चन है कि इट्स इजी टू स्टार्ट वर्क एट दराज, ठीक है, और लोग आते हैं, लोग काम शुरू करते हैं, छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी फेलियर रेशियो दराज के ऊपर सबसे ज्यादा है। आप कोई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आप उठा लें तो सबसे ज्यादा फेलियर रेशियो दराज है। इवन दो कि इतनी फ्लेक्सिबल किस्म की इसके ऊपर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें यही है कि हम लोग कॉपी पेस्ट करने में मास्टर हैं। जो लोग बेच रहे होते हैं हम उसी को उठा के बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हर चीज का एक टाइम होता है। जैसे आज से 10 साल पहले MBA का टाइम था, आज MBA की कोई वैल्यू उस तरह से नहीं है, ठीक है। तो हर चीज का एक टाइम होता है। जब टाइम हो जाता है, एक लाइफ साइकिल होता है हर प्रोडक्ट का। वो लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है उस टाइम पे जब वो पीक पे होती है, वो अपने डिक्लाइनिंग फेज में आता है, जब हर किसी को पता चलता है कि यार ये प्रोडक्ट बड़ा बिक रहा है, हम भी करें। तो उस टाइम असल में जो स्मार्ट लोग होते हैं वो उस प्रोडक्ट की तरफ, नई प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होते हैं, उस प्रोडक्ट को छोड़ के। ये चीज हमें समझनी चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसका एक लाइफ साइकिल है। उसका एक इंट्रोडक्टरी फेज आता है, फिर इसका पीक फेज आता है, फिर डिक्लाइनिंग फेज आता है, और फिर प्रोडक्ट खत्म हो जाती है। मेडिसिन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इसकी मेडिसिन बनती है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद वही कंपनी अपनी ही बनाई हुई मेडिसिन को रिप्लेस कर रही होती है विद न्यू फार्मूला, क्योंकि उसके जो कंपेटिटर हैं उसकी सेल ज्यादा हो रही होती है, ज्यादा मार्केट शेयर वो गेन कर चुके होते हैं तब तक। तो हमें हर इस तरह का जो सेलिंग वाला प्रोजेक्ट है उसमें इस चीज को मद्देनजर रखना है। कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका एक लाइफ साइकिल है। बिल्कुल सही कहा भट्ट साहब ने कि अपना मार्केटिंग लाइफ साइकिल की बात की, कुछ इस तरह का बनता होता था, जो है ना इस तरह का कुछ होता था, और लाइक इस स्टेज के ऊपर सारे एंजॉय करते थे और अपना इस स्टेज पे ग्रोथ शुरू होती थी। और अगेन ये जो स्टेज है ये है डिक्लाइनिंग स्टेज, जिसकी असरान साहब ने बात की। डिक्लाइनिंग स्टेज या ये वाली भी स्टेज जो टॉप पोजीशन की स्टेज नहीं है, उससे नीचे वाली सारी स्टेजेस अपना डिक्लाइनिंग स्टेजेस ही हैं। हमारे पास हम जो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है और बड़ा बिगेस्ट रीज़न है फेलियर्स का, जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि हम सारे ये वाले काम कर रहे होते हैं। हमने कोचा यहाँ से शुरू करना होता है, यहाँ से सोच के प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग नहीं कर पा रहे, क्रिएटिव नहीं होते। खुद क्रिएटिव होंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट बकायदा तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका फिर आप प्रॉफिट मार्जिन इंजॉय करेंगे। उसमें भी एक चीज आपको यही चीज का ख्याल करना है। आप अगर कोई ऐसी क्रिएटिविटी करते हो जो पहले नहीं मार्केट में अवेलेबल, या आप उस चीज को इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी चीज को, उसमें भी आपको इस चीज का ख्याल करना है कि उस प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल है, उस प्रोडक्ट ने भी ग्रोथ के बाद, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइनिंग में जाना है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, वो अगर 25 रुपए की कॉस्ट प्राइस वाली चीज लेंगे तो वो उस चीज में घुसेंगे जिसमें कोई नहीं है, और उसको वो बेचेंगे इस तरीके से कि वो सबसे ज्यादा, अगर वो अपनी मर्जी से 500 की 1000 की कोई लिमिट नहीं है। और जब वहां पर अपना कंपटीशन आ जाएगा, जहां पर आ गया कंपटीशन, वहां पर आगे 1 से 2 हुए, ओके है, चल रहे हो। जब 2 से 4 हुए, चल रहे हो। जब 10 हो गए तो छोड़ दिया, ऐसे तो छोड़ दिया, तो फिर एक और प्रोडक्ट स्टार्ट कर ली। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है प्राइस मेकर एंड प्राइस टेकर। जब आप अपनी प्रोडक्ट एक लॉन्च करते हो, अपनी क्रिएटिविटी से लॉन्च करते हो, जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें आप प्राइस अपनी मर्जी से सेट कर रहे हो, योर प्राइस मेकर, अदर्स आर फॉलोइंग यू। जब वो टाइम आ जाए ना उसी प्रोडक्ट में कि आप प्राइस मेकर नहीं रहे, कंपटीशन बढ़ गया, कंपेटिटर्स आ गए, अब आप भी प्राइस टेकर हो जाओगे, या आपस में मोनोपोली करोगे। 2-4 लोग तो मोनोपोली कर लेंगे, लेकिन जब 100 में लोग हो जाएंगे तो मोनोपोली भी नहीं होगी, तो वो फिर प्राइस टेकर वाली कैटेगरी आ जाएगी। तो जब आप प्राइस टेकर हो जाए ना, देन लीव दैट प्रोडक्ट, फिर आप अगली किसी ऐसी चीज में जाए जहां पर आप दोबारा से प्राइस मेकर हो। ये बेसिक मेन एक कॉन्सेप्ट है इसका। एग्जैक्टली। तो बिलाल, हम आपसे उम्मीद करते हैं, इंक्लूडिंग अपने आप से और सबसे, कि हम लोग अपना इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझेंगे, हम इस आइडियल कम्बिनेशन को समझेंगे, और इसको हम लोग अब नेक्स्ट फेज के अंदर हम लोग किसी प्रोडक्ट के साथ आएंगे
जिसके अंदर हम लोग उसको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। उसका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम लोग ज़ीरो से लेके मेचोरिटी पे लेके जाएंगे, मेचोरिटी से डिक्लाइनिंग पे लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये साइकिल होता है। ऐसा होना चाहिए रेगुलरली। हाँ, हम इस तहिए के साथ और इस वादे के साथ आपसे रुखसत चाहते हैं, आप भी रुखसत मांग लें उनसे। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। थैंक यू, वेल डन।